हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल संकल्प भारत में हूँ शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी उससे ज़्यादा शानदार और ज़बरदस्त होगी। क्योंकि अगर नहीं भी है तो स्टिल यू हैव टाइम बेटा, है ना। और इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और तैयारी करना शुरू करिए। अब आपके पास बहुत सारी जगहों से आप ऐसे वीडियोज़ देखते होंगे, है ना। स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, कैसे पढ़ें, बजाय इसके कि इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखिए, है ना। एक दो बार देख लीजिए, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको कम से कम पता तो चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। पर बहुत ज़्यादा इस पर टाइम खपाना भी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ एक ये वीडियो बना के आपको दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली हैं कहाँ पर। और अगर आपने अभी भी आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं तो उनको खोलिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। अब अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हैं कि नहीं अब तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो बेटा अभी जनवरी ही हुआ है ना। लोग 1 महीने में पहाड़ खोद के पानी निकाल देते हैं। फिर तो ये नीट का सिलेक्शन है। और नीट हमेशा याद रखिए कि कोई मतलब है तो एग्ज़ाम बड़ा ही, पर ऐसा नहीं है कि आप इसको 2-3 महीने में निकाल नहीं सकते। आसानी से निकल जाता है एग्ज़ाम बेटा, बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स और भी हैं, पता नहीं कि उसमें लगे नहीं है, पर आप हम टारगेट कर रहे हैं मान लीजिए एम्स का। एम्स भोपाल इसलिए लगा क्योंकि मेरा कॉलेज है, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ी हूँ तो इसलिए लगा दिया होगा। और एमएमसी। तो अगर आप ऐसे किसी बड़े कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं पर आपका मन घबराता है कि नहीं अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो गिव अप मोड पे ही हूँ, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, तुम बहुत सारे मॉक टेस्ट देते होगे, है ना। पहले यहीं से शुरू करते हैं, है ना। तो यूजुअली हम हमेशा मॉक टेस्ट, देखो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझे बताना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, मैम हर बार मेरे मॉक टेस्ट में 350 से लेकर 400 नंबर आते हैं, तो मेरा मन तो है कि मैं एम्स में चला जाऊँ, पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि मेरे मॉक में इतने ही नंबर आते हैं। मेहनत मैं बहुत करता हूँ, मेहनत जो है वो तो मैं बहुत करता हूँ मैम, ठीक है। और आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लिटरली पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, सीधी समस्या ये है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट में हर बार आपके नंबर आ रहे हैं 350-400, है ना, तो आपकी हिम्मत वहीं टूट जाती है कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है ना। ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। पर क्या कभी आप उन बच्चों से मिले हैं या उनका इंटरव्यू सुना है? अगर नहीं भी सुना है तो ऐसे बच्चे हैं जिनके मॉक टेस्ट में इतने नंबर थे और लास्ट में उनको अच्छे कॉलेजेस मिले हैं बच्चों। अब ये कैसे उन्होंने किया भाई? ऐसा मिरेकल कैसे हो गया कि मॉक टेस्ट में इतने आ रहे थे फिर अचानक से इतने आ गए? आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो है ना, इट इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप लिटरली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट के बिना आपका काम तो नहीं बन सकता। ये पहली बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं एम्स जैसे या उसके इक्विवेलेंट कोई बड़ा कॉलेज, तो आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए। कितने भी नंबर आ रहे, अच्छा देखो, बिना पढ़े ही मैं टारगेट सेट कर लूँ, मैं तो कुछ नहीं पढ़ती हूँ, पर मेरा टारगेट जो है वो तो है 750 नंबर का, 720 भी नहीं, 750 नंबर का। कर ले तू बेटा सेट, हो जाए तेरा सिलेक्शन तो तू बता देना मुझे। नहीं होगा। टारगेट हमेशा वही बच्चा सेट करे जो लिटरली जो पढ़ रहा है। जो नहीं पढ़ रहा उसको सेट करने का क्या ही मतलब, फिर वो आराम करे, अगले साल तैयारी करेगा, है अपने पास। जो बच्चा पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मन से मेहनत करता हूँ, वो हमेशा अपने मन में एक टारगेट बना के रखे, विच इज़ दिस। इससे ज़्यादा भी बना सकता है पर इससे कम मत बनाना। जब आप बड़ा टारगेट रखते हो तो जो इससे छोटी चीज़ें होंगी वो आसानी से अचीव हो जाती। अब टारगेट बड़ा रखना क्यों ज़रूरी है? कंपटीशन देखा ही आपने, लास्ट टाइम 4 से 5 बच्चों ने 720 में 720 मार दिए। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको कोई टॉप कॉलेज चाहिए तो आपका टारगेट भी बड़ा होना चाहिए है। सीधी बात इतनी सी है। आपके मॉक में कितने भी नंबर आ रहे हैं पर आपको लगता है कि आप बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है बहुत मेहनत करते हैं, एक डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन से मेहनत कर रहे हैं, आप एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, आपको सब कुछ आता है पर मॉक में नंबर नहीं आ रहे, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि कब आप ये टारगेट सेट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब अगर आप ये टारगेट सेट कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि बायोलॉजी में ये आसानी से इतने नंबर अचीव किए जा सकते हैं, 350 नंबर अचीव किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक आध क्वेश्चन को छोड़कर ऑलमोस्ट पूरा एनसीईआरटी से ही आ रहा है, ठीक है। और आएगा, चाहे नया टॉपिक ऐड हो गया हो, चाहे टॉपिक रिमूव कर दिए गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, पूरा टॉपिक एनसीईआरटी से आने वाला है। तो आप आसानी से ये नंबर को अचीव कर सकते हैं। सेम विद द केमिस्ट्री टू, ठीक है, ओके। सेम यहाँ पे 360 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा? सेम विद द केमिस्ट्री के साथ भी यही है
कि पूरा एनसीईआरटी से आना है और सिलेबस रिड्यूस भी हो गया है। अब क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो कंपटीशन और बढ़ेगा, ये याद रखना, है ना। हो सकता है कि पेपर का लेवल टफ हो जाए क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है ना। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कंपटीशन को मैनेज करने के लिए। हो सकता है नहीं भी हो, अगर लास्ट ईयर के लेवल जैसा पेपर आ गया तो इस बार 15 बच्चे 720 मारने वाले हैं। तो ये जो 2 नंबर हैं केमिस्ट्री के और ये बायोलॉजी के, ये आसानी से अचीवेबल है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब आती है ये पूरी कहानी का भी पेच तो यहीं फंसता है। टारगेट कितना लिया है? इतना लिया, इतना तो ला सकते हो। जब आप इतना ला लोगे तो इतने नंबर आ जाएंगे आपके। अब हम देखते हैं कि इन तीनों नंबर को हम अचीव कैसे करेंगे, ठीक है। मन में चाहे मॉक, देखो यार मॉक हमको ये बताता है कि हम कितने पानी में हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नदी में आप पानी में खड़े हैं तो आप डूब ही जाएंगे। आपके पास हाथ पैर है, चलाना तो शुरू करो साथियों। आप नदी के ऑपोजिट प्रवाह में भी तैर सकते हो, याद रखो, ठीक है। चलो सो बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में आपको बता दूंगी, ठीक है, पर आपके इसके रेलिवेंट टीचर्स आपको इसके बारे में बताएंगे, पर मैं बता दूंगी तैयारी होती कैसी है, ठीक है। आपका मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तब तो आपका और जल्दी हो जाना चाहिए, है ना, आप सिर्फ रिविजन करेंगे। पर अगर आप 12th क्लास के हैं तो आपको बोर्ड्स भी देने हैं, तो मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पेपर कब तक चल रहे हैं 12th वालों, पर अगर आप ड्रॉपर हैं तो उसके पहले कंप्लीट हो जाए मार्च तक, फर्स्ट वीक में, तो ये भाई सीधी बात है। अगर आप ड्रॉपर हैं तब तक आपका रिविजन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो रिविजन, देखो यार मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज या फोकस करती हूँ कि आप कितना भी पढ़ लो, टिंडा कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। कितना भी पढ़ लो, आप दिन रात पढ़ो, ये बुक, फलाना बुक, ढिमाका बुक, सिमाका बुक, कुछ भी पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। या उन बच्चों का भी सिलेक्शन कभी नहीं होता जो मल्टीपल बुक्स को फॉलो करते हैं। हमेशा याद रखो, बुक्स हमारे पास कम होनी चाहिए और मल्टीपल रिविजन होना चाहिए, बजाय इसके कि बुक्स आपके पास मल्टीपल और रिविजन एक भी बार नहीं हुआ है। तो आपका रिविजन उसी बुक से बार बार होना चाहिए। और याद रखिएगा, रिवीजन फ्रॉम लेटेस्ट वीक, इसका मतलब क्या है? जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं तो आज से, कल देख रहे हैं तो कल से, परसों देख रहे हैं तो परसों से, 2 महीने बाद देख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो भाई आपका रिवीजन जो है वो लेटेस्ट वीक से होना चाहिए। सपोज दैट आज मैंने ये वीडियो देख लिया, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। कल मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कल मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो भाई रिवीजन शुरू करिए। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? भगवान का? क्या पता भगवान तुम्हारे इंतजार में बैठा हो, है ना। तो आप लेटेस्ट वीक से, मतलब आज से ही रिवीजन करना शुरू कर दिए। अब रिवीजन के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, सबके अपने अपने ट्रिक्स हैं कि मैं ऐसा रिवाइज करता हूँ, मैं ऐसा रिवाइज करता हूँ। कुछ 2-3 ट्रिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे रिवीजन होता है। कभी भी जब भी हम रिवीजन करते हैं तो क्लास लगाते होंगे आप, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लास लगाते होंगे, हर टीचर आपको नोट्स देता है, ठीक है। अगर आप न्यूट्रॉन में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप किसी और बैच में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, वो टीचर आपको नोट्स देता है। नोट्स पढ़ लिया आपने, ठीक है। साथ ही साथ जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो सामने एनसीईआरटी को रखिए, ठीक है, सामने एनसीईआरटी को रखिए। नोट से आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरी एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर दीजिए, डन। उसके बाद में हर बार मेमोराइजेशन इज द की टू सक्सेस, हमेशा याद रखिए। अब अपनी किताब को बंद कर लीजिए, एक प्लेन पन्ना उठाइए, ठीक है। आज मैंने पढ़ा भी डीएनए रेप्लिकेशन, बिना देखे डीएनए रेप्लिकेशन में आपने जितने भी पॉइंट पढ़े सब लिखिए बिना देखे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता है, ये रिवीजन है जो फर्स्ट टाइमर रिवीजन होता है, जिसको हम पहली बार रिवाइज करते हैं। जब हम किसी चीज़ को कुछ ना कुछ तो भूलोगे ना, भगवान थोड़ी हो। तो जब आप कुछ चीज़ भूल जाते हो, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप उसको किताब से हमने मैच किया, वही वाला पॉइंट भूल गए, उस वाले पॉइंट को आप वहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया फर्स्ट टाइमर रिवीजन। जब आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो आप उन शॉर्ट नोट्स को पहले रिवाइज करिए, क्योंकि वो आपको क्विक रिवीजन देते हैं। कोई बच्चा अगर बोलता है कि भाई इस हफ्ते में मैंने इस टॉपिक को 4 बार पढ़ा, 4 बार आपको लगता है कि एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ना पॉसिबल है एक हफ्ते में एक चैप्टर की? नहीं, मतलब आप सिर्फ वही काम है तो कर सकते हो, पर आपके पास तो और भी सब्जेक्ट है, तो आप उन शॉर्ट नोट से रिवाइज करते हो। समझ में आ गई बात? तो ये बात याद रखना है कि लेटेस्ट वीक से ही आपको रिवीजन शुरू करना है, और एग्जाम तक आपके हर एक टॉपिक का रिवीजन कम से कम 20 टाइम्स हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? जो भी टॉपिक आप बायोलॉजी में रिवाइज कर रहे हैं, ये 20 टाइम्स हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? बेटा थ्योरी है, थ्योरी किसी की सगी नहीं। समझ में आई बात? थ्योरी है बड़ी बेवफा, रात में याद किया सुबेरे सफा, ये इसके लिए कहावत होती है। तो इसको आपको 20 टाइम्स रिवाइज करना है। करने के बाद आपको ये तो भूलना ही नहीं है,
जब से पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद से आपके PYQ आपको 8-10 साल के सॉल्व करने हैं। PY की बुक आपके पास संकल्प भारत ने रिलीज कर दी है, उसको अगर आपने नहीं लिया है तो जाइए, किसका इंतजार कर रहे हैं, ले लीजिए। ठीक है, ओके डन। तो आपको 20 टाइम्स रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है ये भी बता दिया। पहले आपको टीचर के नोट, फिर NCERT, फिर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये काम हो जाए, चैप्टर डिटेल, रिवीजन, PYQ, जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो अब आपको करनी है प्रैक्टिस। मैम प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें? प्रैक्टिस के लिए तेरी मर्जी है, तू जो चाहे वो ले सकता है, पर ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला काम, दैट इज टेस्ट इवैल्यूएशन। व्हाट यू आर डूइंग राइट थिंग और यू आर डूइंग रैंडम थिंग्स। मैं वो टॉपिक पढ़ा जा रहा हूँ जिसमें पिछले 10 साल से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया जिसमें हर साल क्वेश्चन आता है। क्या मतलब तेरे पढ़ने का? तो बेटा टेस्ट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब टेस्ट के लिए तुम कोई बुक भी परचेस कर सकते हो या किसी की टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो, जैसे कि NBTS टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चों ने ली है, आप भी ले सकते हैं, ले लीजिए। और सबसे अच्छी बात है उस टेस्ट सीरीज की ये कि उसमें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सवाल बने हैं, उसको हम ही लोगों ने चेक किया है भाई, उसमें बहुत मेहनत लगी है ना, क्योंकि जैसे आपका सिलेबस चेंज हुआ धड़ाधड़ हम लोगों ने वो सारे सवाल निकाले जो आपके सिलेबस में नहीं आने वाले थे, है ना। फिर उसके बाद नए सवाल ऐड किए, तो 22 टेस्ट आप उसमें दीजिए। अब टेस्ट जो है, कोई भी बच्चा कोई गुंडा बन के सबसे पहले फुल सिलेबस ही मत करने लग जाना, पहले पार्ट वाइज टेस्ट दो, है ना, पहले पार्ट वाइज टेस्ट दो। मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसका एक टेस्ट दो, टेस्ट। अब ऐसे टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फिर पार्ट वाइज टेस्ट दो, फिर फुल सिलेबस टेस्ट दो। मुझे लास्ट टाइम एक लड़का मिला, है ना, उसके फिजिक्स में 170 मार्क्स थे। मैं फिजिक्स को बहुत वेटेज देती हूँ कि फिजिक्स में मेरा हाथ बहुत तंग है वैसे भी। 170 मार्क्स। मैंने पूछा तूने कैसे लाए 170 मार्क्स? तो उसने बोला कि मैम मैंने 15 दिन में, लास्ट के 15 दिन में कम से कम 30 मॉक सॉल्व किए होंगे, मतलब ये फुल लेंथ टेस्ट 30 किए होंगे, मतलब एक दिन में 2 टेस्ट लगा रहा था, मैं 7-7 8-8 घंटे वो सिर्फ टेस्ट लगा रहा था। अगर बेटा वो लास्ट मंथ की जगह अगर वो ये 4 महीने ये काम करता, वो महीने में सिर्फ 3 टेस्ट ही देता, तो मैं क्या बताऊँ, तुम लास्ट मंथ में वो 15 दिन में 10 लगा लेता, 3-3 देता, 30 से 40 टेस्ट वो दे दिया होता, और तुम सोचो कि वो टॉपर में आ जाता। अब यही बात है कि जब जागो तब सवेरा। अगर तुम आज जाग जाओगे तो तुम्हारे लिए सवेरा आज हो जाएगा। कैसे दोगे? पहले चैप्टर वाइज दो। आज हमने पढ़ा भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके सवाल सॉल्व कर लो। सवालों को सॉल्व करने की भी ट्रिक है, बीच पीछे आंसर पलट के मत देखा करो, पहले पूरे कम से कम 100 सवाल सॉल्व कर लो, फिर मैच करो, फिर अपने नंबर कैलकुलेट करो कि कितने आए। फिर पार्ट वाइज दो, यूनिट वाइज दो, है ना, पार्ट वाइज टेस्ट वही होते हैं यूनिट वाइज, 11th 12th के अलग अलग। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दो। फुल लेंथ टेस्ट में आपको अपनी औकात, ठीक है, वो समझ में आ जाती है कि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं। आपको पार्ट वाइज बन जाएगा, आपको चैप्टर वाइज बन जाएगा, पर जैसे आप फुल लेंथ पे आओगे आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा, क्योंकि फुल लेंथ जो टेस्ट होता है उसमें फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायो भी होती है। एंड टेस्ट देते समय आपको एक विशेष तौर से चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज टाइम, है ना। टाइम जो आपके नीट में दिया गया है वही टाइम में आप कितना कमाल कर पाए ये आपको देखना है। अगर आप बैठे रहो 6 घंटे, कर लो भाई जितने सवाल आए हैं, पर ये नहीं चलेगा, आपको टाइम उतना ही देना है, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज आफ्टर रिवीजन एक लिस्ट बनाइए। भाई हम भगवान नहीं है और हमें सब कुछ नहीं आता, तो हमें ये देखना है कि जब रिवीजन हो गया है उसके बाद ना लिस्ट बना लो कि भाई ये टिक कर लो जैसे तुम्हारी इच्छा है ना। मान लो मैंने आज यूनिट पढ़ी, मान लो मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ी, फर्स्ट यूनिट में बायोलॉजी में 4 चैप्टर हैं, ठीक है, उसमें से एक हट गया, अब 3 बचे। तो अगर मान लो उसमें 3 से 4 चैप्टर हैं, तो 3 से 4 चैप्टर में मुझे क्या क्या टफ लगता है उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास यूनिट ही कितनी है यार, 5 से 6 यूनिट तो है ही। अब इन यूनिट्स की जब आप लिस्ट बना लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि इन टॉपिक्स को मुझे बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और हर यूनिट के उन टॉपिक्स को कम से कम, जैसे पहली यूनिट का आपने उठाई, उस टॉपिक को रिवाइज किया, फिर दूसरी यूनिट उठाई आपने, उस टॉपिक को रिवाइज किया, कम से कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार उन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करिए। रिवाइज करने का तरीका बताया आपको, पूरा थॉरली पोथी पत्रा लेके पढ़ना नहीं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी के हाइलाइट्स रिवाइज कर लीजिए, पर रिवाइज करिए, जिससे आपके टॉपिक जो हैं वो अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। और इस लिस्ट को चिपका लीजिए अपने सामने, ताकि वो रोज आपको हॉन्ट करे कि ये भाई क्या है, ये हमको टफ लगता है, इसे रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, वैसे तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, हमेशा ही आप गला फाड़ते रहते हैं, शॉर्ट नोट्स। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है, भाई संकल्प भारत ने निकाली है शॉर्ट नोट्स की बुक, है ना, वो बुक ले लीजिए आप,
पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बुक्स में से आप आइडिया लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स को अपने हाथों से लिखिए। दुनिया में किसी की सहायता कोई नहीं कर सकता जब तक स्वयं आप अपनी सहायता नहीं करेंगे। शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ अपने काम आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस शॉर्ट नोट्स में इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आता है। मैं उस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करूँगी जो मुझे नहीं आता है। समझ में आई बात? किसी के शॉर्ट नोट्स अगर मान लीजिए उसने पूरा टॉपिक लिखा, उसमें 10-10 लाइन लिख दिया, भाई मुझे ज़रूरत नहीं थी इसमें 10 लाइन लिखने की, मैं आधे लाइन में ही सारा एक्सप्लेन कर सकती थी, क्योंकि मुझे आता था। मैं 10 लाइन उसे एक्सप्लेन करूँगी ना जो मुझे नहीं आता है। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने ही सहायक होते हैं। और इस शॉर्ट नोट्स पे मैं हमेशा क्यों इतना एम्फेसाइज करती हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया, इसका ध्यान से सुनना, 12th के बाद, ठीक है, मेरे को एक सेंटर मिला, अंबिकापुर सेंटर। अंबिकापुर एक जगह है, मैं गई, सब पढ़ लिया था मैंने बच्चों, सब पढ़ लिया था मैंने, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं सुबह उठी मैं, ठीक है, रात में भी सुबह उठी मैं, सुबह 3 बजे उठ गई मैंने सोचा थोड़ा रिवाइज़ कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने किताब खोली है ना, अपनी कोचिंग की बुकलेट्स खोली, मेरा सब ब्लैंक आउट हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा ही होता है सारे बच्चों के साथ। तो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, हमेशा लास्ट मिनट के लिए होते हैं, है ना, शॉर्ट नोट्स। और हर बार जब आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे, हर बार, तो आपको हर बार शॉर्ट नोट्स में कुछ ना कुछ ऐड होगा। चाहे आप लिख के ले लो, कमेंट करके बताना ऐसा होता है नहीं होता। हर बार जब आप उसको पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर ऐड करोगे। लास्ट टाइम तक वो इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ। देखो, मुझे मतलब वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जिनका फिजिक्स का हर टॉपिक कंप्लीट रहता है, पर मैंने मैक्सिमम बच्चों को ये देखा कि फिजिक्स के कंप्लीट नहीं रहते हैं टॉपिक, है ना। तो फिजिक्स की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो यूनिट वाइज होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट वाइज होनी चाहिए। फिजिक्स में एजेंडा एनसीईआरटी से थोड़ा अलग होता है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट थोड़े अलग होते हैं, उसमें आपको डिफरेंट बुक्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री जस्ट लाइक बायो, ठीक है। इसमें भी सेम ही पैटर्न होगा। एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी है, और सबसे अच्छी बात है कम हो गया है सिलेबस है केमिस्ट्री का, ठीक है, बायो से तो ज़्यादा ही कम हुआ है। तो आपको फायदा है, सेम एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, सेम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सेम आपको पीवाईक्यू करना है, फिर क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको टेस्ट करना है, टेस्ट चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, फुल लेंथ। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में बेटा अगर तू 2,500 से 3,000 क्वेश्चन कर लेता है, इसके बाहर क्या ही पैटर्न आएगा, ठीक है। मुझे याद है मैं आई वॉज इन क्लास 11, मैं कोचिंग जाती थी भोपाल में, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, है ना। तो वो जो सर थे वो फिजिक्स के बड़े ज्ञाता थे, और बहुत सारे सिलेक्शन उन्होंने रैंक 1 रैंक 2 भी दी थी। तो वो क्या करते थे, फिजिक्स के 8,000 7,000 8,000 सवाल करवा देते थे। अब बता बेटा, 7,000 8,000 टाइप के तू सवाल कर लेगा तो उसके बाहर क्या ही आएगा। तो फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ो, पर उससे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि आना अल्टीमेटली सवाल ही है। इसमें क्या है, केमिस्ट्री और बायो में कंसेप्ट पढ़ लेते तो क्वेश्चन बन जाता है, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। कंसेप्ट पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनता है, फिजिक्स में अकल लगानी पड़ती है। अब फिजिक्स को ऑब्वियसली यार, फिजिक्स होता ही बवासीर टाइप का टॉपिक है, मतलब सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लगता है ना। तो सीधी बात यह है कि आपको उसे समय ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर तुम लिटरली सीरियसली उसके लिए टारगेट कर रहे हो कितना, 160 170, और अगर नहीं कर रहे हो तो ना करने वालों को तो भगवान कुछ नहीं कर पाए तो इंसान क्या करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि समय आप लोगों के पास आज भी अभी भी है, और अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपके पास अभी संकल्प भारत ने क्या लॉन्च किया है, न्यूट्रॉन 2.0 क्रैश कोर्स, सीसी लिख दिया है मैंने। ये न्यूट्रॉन 2.0, ये क्रैश कोर्स 2.0 या लास्ट न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आखिरी न्यूट्रॉन है, क्रैश कोर्स 2, ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। ये जो क्रैश कोर्स है ये आपका मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगा। तो आपके ऊपर से कम ये सरदर्द तो हटा कि आपको सिलेबस खुद से कंप्लीट करना होगा। हम आपके साथ मिलकर कंप्लीट कराएंगे ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो सके, और साथ ही साथ जो है आपका क्या हो सके बच्चों, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो सके। साथ ही साथ इसमें टेस्ट भी होंगे, फुल एंड टेस्ट भी होंगे, और आपके पार्ट वाइज टेस्ट भी होंगे। और इवन जब आप संकल्प भारत का कोई भी बैच देखो, हफ्ते में 2 हफ्ते में हर हफ्ते एक टेस्ट तो होता ही, और फिर एक फुल लेंथ होता है महीने के आखिरी में, उस चैप्टर का जो भी आपने पढ़ा होता है। तो ये फ़ायदे होते हैं, पर आपके पास अब वो पूरे साल वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन ही लेटेस्ट है, और इसका जो बैच है वो शुरू होगा 22 ऑफ जैन से,
ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाया जाएगा और मार्च में सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली इसकी पेस थोड़ी ज़्यादा होगी, पर ऐसा नहीं कि इसमें कोई टॉपिक छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ा आपको बहुत धुरंधर लोग रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आज हम क्या बात कर रहे थे। आई होप आप ये समझ में आ गया कि कभी भी देर नहीं होती है। हमेशा याद रखिए कि जिस दिन से आप शुरुआत करने लग जाते हैं उस दिन से ही आपका ये जो देर वर्ड होता है ना, जल्दी में कन्वर्ट हो जाता है। पर इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकल के नाचना नहीं है आपको। घर से बाहर निकलने का मतलब ये है कि आपको अपनी कॉपी और बुक्स खोलना पड़ेगा। जब आप खोलेंगे बहुत घबराहट होगी, मन में बहुत पैनिक होगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेटा तेरा नहीं होगा तो किसका होगा? तेरे जैसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, तो तुम्हारा तो होगा ही। तुम्हें ये सोचना है, और किसी का भी होता रहे, तुम्हें क्या करना है यार? तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना। लोग कहते हैं इतना कंपटीशन, 25 लाख बच्चे इस बार देने वाले, देने दो ना। तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए, तो तुम सिर्फ एक सीट के लिए लड़ लो। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर एंड बाय बाय।